वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 26 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और रशिया रिलेशंस के बारे में, बिकॉज रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रशिया पे 5 डे के लिए गए हैं। एंड यहाँ पे हो सकता है कि जो ट्रेड जो रिलेशंस हैं इंडिया और रशिया के बीच में, उसे लेकर काफ़ी डिस्कशंस हो सकती हैं। प्लस इंडिया के डिफेंस जो हम वहाँ से इक्विपमेंट्स ले रहे हैं रशिया से, उसमें भी कुछ डिलेज आए हैं, तो उसको इन क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरबा मूवमेंट के बारे में। आज के हमारे न्यूज़पेपर में बोरबा मूवमेंट मेंशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो दुनिया का ऐसा कोना है जहाँ पे बोरबा मूवमेंट हो रहा है। क्या है ये बोरबा मूवमेंट, इसके बारे में भी जानेंगे। एंड देन हम बात करेंगे इंडिया और आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आसियान के साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसे 15 साल हो चुके हैं एंड अब ज़रूरत है इसे मॉडर्नाइज करने की, अपडेट करने की। तो बात यह है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंडिया का आसियान के साथ हर साल बढ़ता जा रहा है और काफ़ी बलून अप भी हो चुका है। तो हो सकता है कि जो फरवरी में जो नेगोशिएशंस होने वाली हैं उसमें से मॉडर्नाइज कर इस ट्रेड डेफिसिट के ऊपर भी बातचीत हो, तो उसकी हमने यहाँ पे डिस्कशन की है। एंड लास्टली यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR ने इंडिया को थैंक्स किया है, क्योंकि इंडिया ने 142 रोहिंग्याज जो कि अंडमान सी के पास स्ट्रैंडेड थे, उन्हें वहाँ पे रेस्क्यू किया है एंड इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ देम। तो जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर और रिफ्यूजीज़ ने इंडिया को थैंक्स किया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स की बात हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडलाइन देखें। इट सेज दैट जयशंकर अराइव्स इन रशिया ऑन अ 5-day विजिट, ट्रेड टाइज ऑन एजेंडा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और रशिया की। ओके जी, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये रशिया पहुंचे हैं फॉर द 5-day विजिट। ठीक है जी। एंड इस विजिट के दौरान जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं उनके साथ ये बातचीत करेंगे। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे बहुत से बायलेटरल इश्यूज़ जो इंडिया और रशिया के बीच में हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि एक तो हमारे पास रुपी और रुबल की जो पेमेंट मैकेनिज़्म है उसकी यहाँ पे बात होगी, क्योंकि देखिए जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब इंडिया ने रशिया से जो ऑयल है उसे इम्पोर्ट करना, जो इंपोर्ट है उसे बढ़ा दिया था। एंड जिस टाइम पे रुपी एंड रूबल पेमेंट मैकेनिज्म सामने आया था, तो इसको कंटिन्यू करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाए वो यहाँ पे डिस्कशंस हो सकती हैं। प्लस हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है उसके ऊपर यहाँ पे बात होगी। एंड ऑल्सो कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स जो रशिया से इंडिया ले रहा है उनका भी जो डिले हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे इसकी बात की जाए। ठीक है, देखिए इंडिया और रशिया के अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें, हालांकि बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया और रशिया, बट स्टिल दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है परसेंटेज में काफ़ी थोड़ा डिक्लाइन ज़रूर है। तो यही कोशिश यहाँ पे हो सकती है कि जो ट्रेड है उसे बूस्टअप किया जाए। एंड ट्रेड के साथ साथ डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस में इंडिया और रशिया बहुत बड़े लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर फ्रेमवर्क है। हम बहुत सी जॉइंट रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट्स करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तीनों ही सर्विसेज को मिलाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है, विच इज़ एक्सरसाइज इंदिरा। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में तीनों ही सर्विसेज को मिलाकर इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाती है। बहुत से ऐसे मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं भाई, इंडिया और रशिया ने मिलकर जो ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है ये डेवलप की है। हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है, सुकोई 30 MKI का प्रोग्राम चल रहा है। देयर आर सो मेनी जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स दैट आर गोइंग ऑन। इंडिया ने रशिया से बहुत कुछ खरीदा भी है, जैसे कि आपने रिसेंटली पढ़ा भी होगा S-400 ट्रायम्फ, ये हम रशिया से ले रहे हैं। ठीक है, कामोव का जो है 226 ये इंडिया में बन रहा है अंडर मेड इन इंडिया इनिशिएटिव।
सो देर आर अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस दैट आर हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एंड इसी के दौरान इन्हीं चीज़ों को और फॉस्टर करने के लिए और बूस्टअप करने के लिए कोई और अगर इश्यूज भी अगर आ रहे हैं तो उन्हें भी इस दौरान डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में एक वर्ड यूज़ हुआ है विच इज़ बोरबा मूवमेंट। ठीक है, बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पीटी में ऐसे वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बोरबा मूवमेंट है क्या। ठीक है, तो वर्ड बेस्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास यूरोप में एक कंट्री है सर्बिया, और इस सर्बिया में रिसेंटली पार्लियामेंट्री और लोकल इलेक्शंस हुए, एंड यहाँ पे ये एलिज किया गया है कि इन इलेक्शंस के दौरान यहाँ पे इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। ठीक है, और इस इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। सो लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इज़ हैपनिंग, एंड ये सभी प्रोटेस्टर्स ने, जो कि मेनली स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है अंडर बोरबा। ठीक है, इसे बोरबा मूवमेंट भी नाम दिया जा रहा है, बोरबा विच मीन्स फाइट। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरबा मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे कि सर्बिया में वहाँ पे लोकल जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हुए हैं उसके इलेक्शन फ्रॉड के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर द नेम ऑफ बोरबा। एंड यहीं से हमारे लिए ये प्लेस इन न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है विच इज़ सर्बिया। हमें पता होना चाहिए कि सर्बिया की लोकेशन क्या है और इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी, ना सबसे पहले जब आप यूरोप देखते हैं तो यूरोप में बिल्कुल एड्रियाटिक सी के आपकी जो बाल्कन स्टेट्स में आपको एक कंट्री नज़र आएगी जिसका नाम है सर्बिया। ठीक है, सर्बिया। वैसे भी आप सर्बिया और कोसोवो के बारे में बहुत जानते हैं, बिकॉज अलग हुआ था कोसोवो फ्रॉम सर्बिया। तो अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें तो एक तो आपने याद रखना है कि येस कोसोवो इज़ देयर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट इसके बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिलेगा हंगरी। ठीक है, देयर इज दिस कंट्री हंगरी, फॉलोड बाय रोमानिया। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया एंड कोसोवो की बात तो हमने कर ही ली। ये वो सब कंट्रीज़ हैं जो कि सर्बिया को बॉर्डर करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में हंगरी, इधर आपके ईस्ट में रोमानिया, बुल्गारिया, साउथ में मैसिडोनिया, कोसोवो, मॉन्टेनीग्रो, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया। ठीक है, ये सब कंट्रीज़ किसको बॉर्डर करते हैं? सर्बिया को। एंड एज यू कैन क्लियरली सी सर्बिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ये कहीं से भी किसी भी सी और ओशन को टच नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। देखिए, इट सेज दैट इंडिया आसियान टू रेजिक 15-year ट्रेड पैक्ट इन अर्ली 2024। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इंडिया और आसियान के रिलेशंस की यहाँ पे बात हो रही है। एंड इट सेज कि जो हमारा 15 साल का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे मॉडर्नाइज करने के लिए नेगोशिएशंस अर्ली 2024 में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, इंडिया और आसियान की जब हम बात करते हैं, आसियान में आपके 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, एंड हमारे बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है विच इज़ कह लीजिए डिकेड एंड हाफ ओल्ड। 15 साल हो चुके हैं इस एग्रीमेंट को, और फरवरी में इसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए नेगोशिएशंस जो हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। मेन आइडिया ये है कि इंडिया और आसियान के बीच में एक और बैलेंस्ड पैक्ट जो है वो क्रिएट हो सके ना। यहाँ पे जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न जो है दैट इज़ द ट्रेड डेफिसिट विच इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिया एंड आसियान। ठीक है, तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट आसियान के साथ है वो तकरीबन $7.5 बिलियन का रहा है एनुअली, जब से ये जो पैक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। और दिस हैज़ ब्लूम्ड अप, मतलब अगर देखें हर साल अगर 7.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहेगा, सो बाय द टाइम वी आर रीचिंग फाइनेंशियल ईयर 23 ये जो डेफिसिट है ये $43.57 बिलियन तक पहुंच चुका है। और यहीं पे ये जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द ट्रेड व्हेन इट इज़ हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड आसियान, इसी को ब्रिज करने की कोशिश होगी बाय मॉडर्नाइजिंग बाय सम न्यू नेगोशिएशंस व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड आसियान्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
वैसे भी जब हम इंडिया और आसियान रिलेशंस की बात करते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हम देख सकते हैं। पहले जब 1950s या 1960s की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया ने इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की डीकोलोनाइजेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इंडिया खुद एक कॉलोनी था जो नया नया इंडिपेंडेंस जिसको मिली थी, एंड ऑन द सेम लाइन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की डीकोलोनाइजेशन में भी इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। हालांकि 1960s और 80s में एक डिस्टेंस ज़रूर बना के रखा हुआ था इंडिया और इस रीजन के बीच में, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत से इंटरनल इश्यूज चल रहे थे। कोल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रहा था, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस प्रेजेंट था इंडिया और आसियान में। लेकिन फिर 1990s और 2010 तक इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें आसियान को एक फुल डायलॉग पार्टनरशिप के साथ इसकी शुरुआत होती है 1995 में, और एक फुल मेंबर बन जाता है इंडिया ऑफ द आसियान्स रीजनल फोरम एज वेल इन 1996, लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद इंडिया और आसियान के बीच में जो कोऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है, और लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे कि अब हमारे बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो भी आ चुकी है, एंड 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो भी इस्टेब्लिश हो चुकी है। यहाँ से हमें दिखता है कि इंडिया और आसियान दे आर वेरी 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 क्लोजली निट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच अदर। अब जब हम इंडिया और आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो बहुत वॉल्यूम्स में जो ट्रेड है वो इंडिया और आसियान के बीच में होता है, जिससे कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो स्ट्रेंथन अप होती हैं। प्लस आसियान इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ FDI फॉर इंडिया एज वेल। ठीक है, तो इसीलिए चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट हो, सोशो कल्चरल कोऑपरेशंस हो, इन सब में इंडिया और आसियान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस, एग्रीकल्चर, टेक, एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, जहाँ पे आसियान और इंडिया आपस में मिलकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा कंसर्न वो ये है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हर साल $7.5 बिलियन के करीब है, जो कि काफ़ी बलून अप हो चुका है। तो इसे कम करने की कोशिश मेनली होगी। तो इस 15 साल पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मॉडर्नाइजेशन में यही उम्मीद है कि इस तरफ नेगोशिएशंस की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसकी हेडलाइन देखें। इट सेज दैट UNHCR, यूनाइटेड नेशंस की ये रिफ्यूजी एजेंसी है। ठीक है, जब हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इट सेज दैट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये फुल फॉर्म है किसका? UNHCR का। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये किसके ऊपर काम कर रही है? ये एक रिफ्यूजी एजेंसी है। ठीक है, इस रिफ्यूजी एजेंसी ने इंडिया का थैंक्स किया है। वाई? फॉर टेकिंग केयर ऑफ 142 रोहिंग्याज इंटरसेप्टेड इन अंडमान। ठीक है, तो इंडियन ओशन में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वहाँ पे एक बोट जो थी वो उस इंडियन ओशन में स्ट्रैंडेड थी, डिस्ट्रेस्ड बोट थी, एंड यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था इससे पहले कि इस बोट में तकरीबन 70 से ज़्यादा तो बच्चे ही हैं, एंड 88 आर विमेन, और देयर आर डजन्स ऑफ पीपल हु आर इन क्रिटिकल कंडीशन ओवर हियर, एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है। एंड ये इंडिविजुअल बेसिकली रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं जो कि बांग्लादेश से इंडोनेशिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं इनको म्यांमार में बहुत हेविली प्रोसिक्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से ये रोहिंग्याज ऐसी रिस्की सी जर्नीज़ लेते हैं ताकि वो किसी सेफ़ कंट्री में पहुंच सकें, एंड मेनली इनकी कोशिश होती है कि मलेशिया या फिर इंडोनेशिया की तरफ ये ईज़िली पहुंच पाएँ। तो यही कोशिश इस बोट में भी थी। यहाँ पे भी 142 रोहिंग्याज ऐसे थे जो कि बांग्लादेश से इंडोनेशिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंडमान आइलैंड्स के पास इनकी जो बोट थी वो स्ट्रैंडेड थी, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये सभी रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ थे। जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी ने अर्जेंट कॉल दी थी टू रेस्क्यू दीज पीपल। ठीक है, एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस
इंडियन अथॉरिटीज़ ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 142 रोहिंग्या रिफ्यूजीज को रेस्क्यू किया। ये जो बोट थी इसे इंटरसेप्ट किया हमारी कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज ने नियर शहीद द्वीप आइलैंड, ठीक है। एंड अब इनको रेस्क्यू करके रोहिंग्यास को सेफली उस बोट से निकाल लिया गया है, ठीक है। एंड जिसके बाद आज आप ये न्यूज़ देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का हाई कमिश्नर और रिफ्यूजी ने इंडिया को थैंक्स किया है फॉर टेकिंग केयर ऑफ 142 रोहिंग्यास हु वर इंटरसेप्टेड इन अंडमान, ठीक है। देखें, रोहिंग्यास का ये जो क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर साल रोहिंग्यास, थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्यास ऐसी जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एंड 2000 आई बिलीव टू डू सो इन 2022 2000 से ज़्यादा लोग ऐसी रिस्की जर्नीज़ लेकर एस्केप कर चुके हैं। एंड उन्हीं में से ये एक ऐसी बोट थी जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे फंस चुकी थी। अब देखिए, यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें समझ में आए कि रोहिंग्यास कौन है, ठीक है। हु आर रोहिंग्यास? याद रखेंगे, रोहिंग्या बेसिकली एक एथनिक ग्रुप है जिसमें मेनली इट कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम पीपल। एंड ये म्यांमार के अंदर, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार में एक राखीने प्रोविंस है। राखीने प्रोविंस के अंदर ये प्राइमरीली रिजाइड करते थे। रोहिंग्यास एक एथनिक ग्रुप मेनली म्यांमार के राखीने प्रोविंस में रहते थे। दे मेनली कम्युनिकेट इन बंगाली डायलैक्ट, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे प्रॉब्लम है, आसपास में म्यांमार में ज़्यादातर बर्मीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन जो रोहिंग्यास हैं ये बंगाली डायलेक्ट में बात करते हैं। हालांकि म्यांमार में ये रोहिंग्यास बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बट म्यांमार सीज दीज इंडिविजुअल कि ये आसपास के एरिया से माइग्रेट करके आए हैं। जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल एरा के टाइम पे ये इंडिया से, ये बांग्लादेश से मूव करके यहाँ पे आकर सेटल डाउन हुए हैं। एंड इसीलिए वो उनको प्रॉपर सिटीजन का दर्जा नहीं देते। दे कैटेगराइज रोहिंग्यास एज रेजिडेंट फॉरेनर्स और एसोसिएट सिटीजन्स, ठीक है। तो जहाँ से ये पूरी क्राइसिस की शुरुआत होती है। एंड म्यांमार के इस राखीने प्रोविंस से बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए रोहिंग्यास जो हैं वो वहाँ से एस्केप करते हैं, बांग्लादेश पहुँचने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इंडोनेशिया या फिर मलेशिया जाने की कोशिश करते हैं। फाइन। एंड देन कम्स द यूनाइटेड नेशंस HCR, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है आपके यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में। इससे पहले इसको कहा जाता, पहले हमारे पास एक बॉडी थी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, लेकिन इसे रिप्लेस करके ये आया हमारे पास UNHCR।